नमस्कार, मैं आदित्य और आप द लोकनीति पे मेरे को देख रहे हैं। इस वक्त मैं खमरिया में हूँ, जो कि जबलपुर का एक संभाग है, और यहाँ पर मैं आयुध निर्माण कंपनी जो कारखाना है वहाँ पर उपस्थित हूँ। और मेरे साथ यहाँ पर कर्मचारीगण हैं, अधिकारी हैं, और इनका जो यूनियन है उसकी कुछ मेन स्ट्रीम के लीडर हैं जिनसे मैं बात करूँगा, और इनकी समस्याओं को साधारण भाषा में आप दर्शक कैसे समझ सकें वो आप तक कन्वे हो मैसेज, वो उसका प्रयास यहाँ से है। और जैसा कि आप लोग पूरी तरह से देख रहे हैं कि मीडिया में इसकी कोई कवरेज नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से इग्नोर कर चुका है मुद्दों को, चाहे वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो अभी स्पिनिंग इंडस्ट्री में इतनी ज़बरदस्त करीब 20 लाख लोग बेरोज़गार हुए, इस पर भी कोई किसी का ध्यान नहीं है। इसके अतिरिक्त अभी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरह की किस तरह की मट्टी पलीत हुई पड़ी है, इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं। इस बीच में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो चल रहा है, और 20 तारीख से इस अगस्त के 20 तारीख से ये लोग 1 महीने के धरने पर हैं। इनकी ये मांग है कि इनके कारखाने को, इनके कंपनी का निगमीकरण ना किया जाए। इससे ये इनकी आशंका है कि इसको करने के बाद सरकार इन्हें निकम्मा घोषित कर देगी, और निकम्मा घोषित करने के बाद इसे प्राइवेट कर देगी। इनका साफ साफ यही कहना है कि सरकार का पहला चरण है, पहले चरण में सरकार किसी भी कंपनी का, किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी का, जिस तरह से कह सकता हूँ, उसका निगमीकरण करती है। उसके बाद उसको प्राइवेट घोषित कर देती है, ये कहकर कि उसके पास प्रोडक्शन, क्वालिटी और क्वांटिटी तीनों नहीं है। मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं ये सर अरुण दुबे जी, जो कि आप अपना परिचय खुद बता दें। मैं अरुण दुबे हूँ। मैं इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और डिपार्टमेंटल काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मेंबर हूँ। अच्छा, डिपार्टमेंटल काउंसिल डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के मेंबर हैं, तो ये अपने में एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, और निश्चित रूप से आपकी राय और आपकी बातें वहाँ पर सुनी जाती होंगी। लेकिन क्या अभी सरकार सुन रही है? सरकार तो अभी कुछ पूंजीपतियों के अलावा मुझे लगता है कि किसी की नहीं सुन रही है। और इससे आप जो हड़ताल हम लोगों ने घोषित की है 1 महीने की, इससे अपने आप आपको दिख रहा होगा कि देश के लिए सुरक्षा संस्थानों में तमाम तीनों सेनाओं के लिए गोला बारूद बनता है। सब तरह का अम्यूनेशन के अलावा हम वो तमाम चीज़ें जो सेना को चाहिए वो सब बनाते हैं। और अभी से सरकार ने तय किया है कि हमारी आयुध निर्माणियों को ही बंद कर दे। ये बंद करने के पहले चरण में इसको कारपोरेशन किया जा रहा। कारपोरेशन करने के बाद हमको काम नहीं दे, ये उनके हाथ में है। और जब काम हमारे पास नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, तो सैलरी निकलेगी नहीं, अल्टीमेटली किसी न किसी बनिया के हाथ में जाएगी। इस बात की चिंता हमें है, हमारे नौजवान कर्मचारियों को है। और हम ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई देश के लिए भी है। क्योंकि अभी जितनी भी लड़ाइयाँ इस देश में, ये बाजू में देखिए टैंक खड़ा है ना, ये पैटर्न टैंक है। ये पाकिस्तान से कि सेना को हरा के 60,000 सैनिकों को सरेंडर करा के हज़ारों टैंक जो छीने गए थे ना, इसी फैक्ट्री के गोला बारूद से लड़ाई लड़ी गई थी। आज इसको लोग इस फैक्ट्री को निकम्मा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश हित में नहीं है, ये देश विरोधी काम है। इसलिए हम तमाम लोग, और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी कर्मचारी हमारा, औद्योगिक कर्मचारी, अनौद्योगिक कर्मचारी, एनजी स्टाफ, एक भी कर्मचारी घर से ही नहीं निकलता। आज तीसरा दिन है हड़ताल का, और हमें पूरा भरोसा है कि 1 महीने क्या, हम जब तक ये हड़ताल करेंगे, क्योंकि सरकार अनैतिक है, नैतिकता का अभाव है। नहीं तो इतने बड़े जन समर्थन के बाद भी सरकार अगर हमारे इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रही है, आयुध निर्माणियों को निगमीकरण करने और बेचने पे आमादा है, तो ये अनैतिकता का प्रतीक है। सरकार को इस बात का गुरूर है कि जितने आपकी संख्या है उससे कहीं ज़्यादा वोट पा करके उनका कोई नॉर्मल कैंडिडेट चुनाव जीत लेता है। तो ये क्या घमंड, ईगो सरकार का, और ये लोकतंत्र पे इस तरह का एक प्रश्न चिन्ह नहीं है? निश्चित रूप से देखा जाए, सरकार आज जो भी मनमानी करना चाह रही है वो कर रही है। आप बताइए, 217 सालों का गौरवमय इतिहास रहा है आयुध निर्माणियों का। आज आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप उसका निजीकरण करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। देखिए, सरकार ने चुनाव के समय पूंजीपतियों से, जो भी उनके अडानी अंदानी, जो भी उनके सेठ लोग हैं जिनसे पैसा लिया था, अभी आप उनका कर्ज उतार रहे हैं। आज आयुध निर्माणियों के पास 60 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, सरकार का 60,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार की नज़र इन ज़मीनों पे है। वो अपने पूंजीपति साथियों को ये ज़मीन देना चाहते हैं और इसे बेचकर आयुध निर्माणियों को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी की कैटेगरी में तो नहीं आता, ये कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। अगर इसको निगमीकरण कर दिया जाएगा तो इसका दूसरा मतलब यही है कि इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है। अभी इसको कौन ओन करता है, इसको ऑनर कौन है? सामान्य दर्शक 100% गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। अभी 100%
इसमें पूंजी भी सरकार की लगी है, कर्मचारियों को दिया जाने वाले वेतन से लेके सब कुछ सरकार का है। ये अलग बात है कि सरकारी प्रतिष्ठानों में यही एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो प्रॉफिट जनरेट करता है। उसको हम प्रॉफिट नहीं कहते, उसको हम सरप्लस जनरेट करना कहते हैं। यानी सरकार हमारे लिए जितना पैसा देती है साल भर में, उससे ज़्यादा का गोला बारूद असलहा बना के हम सेना को देते हैं या एक्सपोर्ट भी करते हैं। पिछले साल हमने 250 करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया, तो वो सब सरकार के खाते में जाता है। यानी सरकार हमारा खर्च उठाती है और बदले में हम सरकार को कमा के देते हैं। हम सरकार पे बोझ नहीं है, तो इसलिए हमें बेचे जाने का, हमें कारपोरेट करने का कोई औचित्य ही नहीं है। नहीं, क्योंकि 2-3 सेक्टर पे लगातार इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या निगमीकरण किया जा रहा है, जिसमें बीएसएनएल का तो खैर इन लोगों ने कर ही दिया। ये बार बार कारण यही देते हैं कि वो कंपनियां जो है सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन में पीछे हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो तर्क भी काम नहीं कर रहा है। तो असल में सरकार इसके प्राइवेटाइजेशन या निगमीकरण के पीछे तर्क क्या रख रही है? सरकार का तर्क ये है कि आयुध निर्माणियों की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। अभी देश कुछ चीज़ें विदेश से आयात करता है, तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ने से आयात बंद इसलिए नहीं होगा कि अभी हम सेना की ज़रूरत का 30 से 35% सामान बना के देते हैं। 70% बाहर से आता है। तो जो 70% बाहर से आता है वो गोला बारूद नहीं है, वो 70% में आता है। जैसे राडार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, हाँ ऐसा राफेल हो गया, युद्धक विमान हो गए। मैंने अगर रक्षा बजट 3 लाख करोड़ 3.25 लाख करोड़ रुपए होता है, तो उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है सेना पे। 1 लाख करोड़ आता है इसके लिए, सामान के लिए। इस 1 लाख में हमको मिलता है मुश्किल से 10,000 से लेके 20,000 करोड़ तक, कुल 20,000 करोड़ देते हैं। और एक बात हम आपको और बताएं, इस 20,000 करोड़ में हम उनको जितना हमको देते हैं उससे ज़्यादा का हम उत्पादन करके देते हैं, तो हम बोझ नहीं है। एक दूसरा एक बात बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बात बहुत ज़रूरी जानना है कि देश में सेना की संख्या, सैनिकों की संख्या लगभग 13.5 लाख है, एक्टिव फोर्स, और हमारी कुल संख्या 84,000 है। सुरक्षा संस्थानों के कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 84,000 है। अभी तो 82,000 ही बची है, समझ लीजिए। तो इस 82,000 को कहता है कि तुमको प्रॉफिट जनरेट करके देना है, या तुम बोझ हो या तुमको और एक्टिव बनाना है। 13.5 लाख सेना को पाला जा सकता है, और 13.5 लाख सेना को अपना काम पूरा करने के लिए जो युद्ध का सामान चाहिए, जो वर्दी चाहिए, जूते चाहिए, मैंने हर चीज़ उनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। उनको कहता है कि तुम भार हो। मैंने किसी शरीर में, मैंने पूरे शरीर के वजन का कोई महत्व नहीं, मतलब बाल बहुत बड़े हो गए हैं। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार के पास ऐसा क्या आधार है जिस आधार पे ये एक कंक्लूजन बनाया जा रहा है? आधार कुछ नहीं, लेकिन उनने जो लॉजिक लिया है कारपोरेटाइजेशन करने का, उनने ये लिया है कि तुम्हारी उत्पादन क्षमता अभी हमारी मान लीजिए 18,000 करोड़ है साल की, 18,000 से 20,000 करोड़। वो कहते हैं कि अगले 5 साल में हम 30,000 करोड़ हमको चाहिए। हम कहते हैं कि इसी साल ले लो 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ का उत्पादन इसी साल ले लो, बशर्ते सेना से आर्डर तो दिलाओ। सेना आर्डर हमको देती नहीं। सेना जो हम बना के देते हैं उससे मैंने 1.5 गुने महंगी कीमत पे विदेश से खरीदती है। अभी सेना के बारे में ज़्यादा कुछ कहना अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सेना के जो चोटी के लोग हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेश जो है इंस्ट्रक्शन पे ही तो काम। बिल्कुल, ये पूरे विश्व लेवल पे हथियार लाबी काम करती है। ग्लोबल है। हाँ। और वो हथियार पॉइंट है जो बताने लायक है, इस पे बताइए। ये ग्लोबल हथियार लाबी है। आप एक चीज़ सोचिए, हम चंद्रलोक पे जा सकते हैं, हमारे यहाँ का बनाया हुआ ईंधन, हमारा प्रोपेलेंट चंद्रयान में इस्तेमाल होता है ना। हम सब ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं बना पाते हैं। हमको सेना को लगता है कि हमको वो नहीं चाहिए। आपके घर में अगर डाकू आए हैं, तो आपके घर में जो बंदूक है उस बंदूक से डाकू से अगर निपट पाए तब तो आप बहादुर, और नहीं बोले जो नाना के यहाँ बंदूक थी वो बंदूक चाहिए तब हम डाकू से लड़ेंगे। तो हमारी सेना को यही चाहिए, अमेरिका का सामान चाहिए, रसिया का सामान चाहिए, हमसे घटिया क्वालिटी का हो चाहिए, लेकिन उसमें उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी कीमत क्या होगी, देश पे उसका असर क्या होगा, और आने वाले समय में हमारे यहाँ के देश के लोगों के रोजगार पर उसका क्या असर पड़ेगा। इससे सेना को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, हमें ये बात कोई आपसे नहीं कहेगा, हम तो कहते हैं इन निर्माणियों को 218 साल पहले अंग्रेजों ने स्थापित करना शुरू किया था। इस सरकार से बेहतर तो वो थे। उन्हें रोजगार देने के लिए
और सेना की ज़रूरत पूरा करने के लिए फैक्ट्रियाँ खोली। ये सरकारें फैक्ट्रियों को बेच रही हैं और आज की तारीख में हम तो चाहते हैं कि ये फैक्ट्री हमको निकाल दो, सबको, हमारे तमाम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दो, मंजूर है। लेकिन इन फैक्ट्रियों को बनिया के हाथ में मत बेचो, इन फैक्ट्रियों को सेना को दे दो ना। नए रिक्रूटमेंट करिए। नो न्यू रिक्रूटमेंट, आप आर्मी को दे दो। आर्मी के पास 13 लाख 14 लाख लोग हैं ना, उन्हीं में से 1 लाख लगाएंगे, इसमें करेंगे उत्पादन। हमारा घटिया कहते तुम घटिया बनाओ, तुम बढ़िया बनाओ और बढ़िया बनाओ और एक्सपर्ट रखो, लेकिन इसको बनिया के हाथ नहीं बेचने देंगे, इसको अडानी अंबानी को नहीं देने देंगे। ये देशद्रोह होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फिर माने पाप भी कहलाएंगे, इसलिए हम लड़ रहे हैं। नहीं तो हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ब्लैक रूम डिसीजन, आप एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल डिसीजंस में, जब सरकारों के पास क्षमताएं, शक्तियां ज़्यादा हो जाती हैं तो ब्लैक रूम डिसीजन। जब इराक पे चढ़ाई किया था अमेरिका ने, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उस वक्त, उसको ब्लैक रूम डिसीजन कहा गया था, जब ब्रिटिश आर्मी भी इसमें सपोर्ट की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। तो हमारे भी प्रधानमंत्री कुछ तरह का ब्लैक रूम डिसीजन लेना है, किसी से कोई मतलब नहीं है, जो वो कहेंगे वही होगा। उनके पास राज्यसभा में बहुमत तकरीबन हो ही गया है, मैनेजमेंट हो जाता है, लोकसभा में वो बहुमत में है ही हैं, राष्ट्रपति एनडीए से आते हैं, एनडीए में काम किए हुए हैं। बाकी जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस पे किस तरह से उनका कंट्रोल है, मीडिया पे किस तरह का कंट्रोल है, वो दिख ही रहा है। सीबीआई है, ईडी है, ये सारे जिस तरह से सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सारी शक्तियों के होने के बाद सरकार आपके शर्तों को क्यों माने? अगर वो नहीं मानेगी तो आप क्या कर लेंगे? देखिए, इसको कहते हैं डकैती। आपके यहाँ कोई आया, डाका डाल के चला गया, आपके घर वालों को मार भी डाला, आपकी धन संपत्ति भी लूट ले गया, तो आप क्या करोगे? आप छाती पीट के रो सकते हो, है ना, या आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता सकते हो डाकू लूट ले गया। वही हम कर रहे हैं। हमको पता है कि सरकार अगर अनैतिकता की इसी सीमा पे रही आई तो हम उसका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम किस चीज़ की उम्मीद करें? एक पत्रकार आपसे अगर ये पूछे कि स्थितियां इतनी ख़राब हो गई हैं, हर क्षेत्र में दिक्कत यही बात की है, और हर व्यक्ति ये कहे कि हम छाती छाती पीट के रो लेंगे, 1 महीने 2 महीने स्ट्राइक कर लेंगे और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो कोई एक मोमेंटम कहाँ मिल रहा है सिस्टम बदलने का? तो क्यों ऐसा नहीं कह सकते आप लोग, या कोई भी व्यक्ति जो प्रदर्शन कर रहा है स्ट्राइक पे, आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है जिसको मीडिया कवर नहीं कर रहा है, तो क्यों आदमी कोई ये निकल के ये नहीं कहता कि हम इस तब तक करेंगे जब तक कि परिवर्तन नहीं आ जाएगा? तो कह रहे हैं ना, हमने ये तो नहीं कहा कि जब तक हमारी नौकरी रहेगी तभी तक हम करेंगे। हमने कहा ना कि इन फैक्ट्रियों को हमको नौकरी से निकाल दिया जाए, मंजूर। फैक्ट्रियों का बेचना मंजूर नहीं, और एक फैक्ट्री की बात नहीं, हम एक एक करके बेचे जा रहे हैं। रेलवे के 8 कारखानों को, जो कोच बनाने से लेके व्हील ढलाई तक का काम करते हैं, उनको सबको कॉरपोरेशन कर रहे हैं। 41 आयुध निर्माणों कॉरपोरेशन कर रहे हैं। 167 इंस्टॉलेशंस ऐसे हैं जिनको मैंने जो स्ट्रक्चर है उनका उसमें चेंज कर रहे हैं। और आयुध निर्माणियों के अलावा हमारे और जो डिफेंस के इंस्टॉलेशन है, आर्मी बेस वर्कशॉप है, ऑर्डिनेंस डिपोज हैं, उनको सबको तो ऐसे भी गोको मॉडल के तहत बेचने की तैयारी चल रही। तो ये एक जगह की बात नहीं है। दुर्भाग्य ये है, हम लोगों का खून ना उसमें गुलामी है, हम लड़ना नहीं चाहते। अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसे ही होता था, कोई बड़ा आदमी लड़ा नहीं। लड़ता कौन है? सबसे नीचे का आदमी। संग्राम कौन करता है, संघर्ष कौन करता है? सबसे नीचे का आदमी। और हम सबसे नीचे के आदमी हैं, हम मजदूर हैं, इसलिए हमने ठाना है। ना हमारे ऊपर ईडी काम करने वाली, ना हमारे ऊपर सीबीआई काम करने वाली। थोड़ा सा भी जिसने 4 पैसा कमाया हुआ वो बेचारा डर के दुबका बैठा हुआ है। किसी से जैसे अंग्रेज़ों के गुलाम भारत में अंग्रेज़ों के राज के समय जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा जितने बड़े आदमी थे, कोई लड़ना नहीं चाहता था। वो अफसर जो अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ भारतीयों को बना के रखा था अफसर, वो कोई लड़ना नहीं चाहता था। ऐसे हमारे अफसर भी लड़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि लूट रहा है, वो जानता है कि बर्बाद कर रहा है देश को, लेकिन कोई अधिकारी मुंह नहीं खोलना चाहता, क्योंकि वो अधिकारी उसके पास सुविधाएं हैं, उसके वो अपनी सुविधाओं के भय से, बंधक नहीं है, अपनी प्राप्त सुविधाओं को बचाए रखने के लिए कर रहा हो। हमको लगता है कि हमारे पास जो है वो अगर नहीं रहेगा तो भी हम इस संसार में जी लेंगे, इसलिए हमको किसी न किसी को तो लड़ना है, इसलिए हमने लड़ना शुरू किया। नहीं तो हम ये जानना चाह रहे हैं सर आपसे, मेरा प्रश्न रहेगा कि बहुत समस्याएं हैं, सर ने भी बताया इस तरह की दिक्कतें हैं। इसके ये मतलब ये मुद्दा ऐसा नहीं है जो किसी विशेष कंपनी, किसी विशेष संघ तक सीमित है। ये देश का मुद्दा आपने एड्रेस किया जैसे, और इस बात से हर व्यक्ति सहमत होगा कि एक तरह का देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, भले इसको तवज्जो ना दी जा रही हो। टिकर में भी नहीं चल रहे हैं आप लोग, टीवी चैनलों के नीचे टिकर चलता है, पट्टी, उसमें भी। हाँ बताइए। हम एक बात आपको और बताएंगे, इस देश का दुर्भाग्य कहिए
ये न्यूज़ चैनलों का ये कहिए कि कितना किस हद तक बिक चुके हैं। हमारे यहाँ एक फटाका जो आपकी फैक्ट्री खरीदने जा रहा है ना, उसी का तो न्यूज़ चैनल है। लेकिन साहब हम आपको बताएं कि जब हमारे यहाँ एक फटाका फूट जाता है ना, हमारे यहाँ रोज़ विस्फोट होते रहे, छोटे मोटे कोई रोज़ ही होते हैं। एक धमाका होता है तो पूरे देश का चैनल इधर आ जाता है, पता नहीं है कैसे आता है। आधे घंटे के अंदर सब आ जाता है, पूरे दुनिया में खबर चल जाती है कि खबरिया में विस्फोट हो गया, एक बम। और हम लाखों बम बना के देते हैं। वो फैक्ट्री बंद होने की कगार पे है, उसको बेचा जा रहा है, कोई चैनल वाला नहीं दिखा रहा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। तो मतलब आपको कहीं स्पेस नहीं है, मतलब सवाल पूछने वालों को ऐसा समझें कि सवाल पूछने वालों को ना तो न्यूज़ चैनल पे स्पेस है, ना सरकार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, और ना ही किसी को पता चल रहा है किस तरह का कोई, चूँकि कम्युनिकेशन पे कंट्रोल है तो पता लोगों को कैसे चलेगा कि आप लोग इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब सब कुछ कंट्रोल्ड है तो एक तरह की इमरजेंसी नहीं है। देखिए, ये बात तो सही है कि जो आज भारतीय मीडिया जिस तरीके का न्यूज़ प्रस्तुत करता है वो पूर्ण रूपेण सरकार का समर्थन में प्रस्तुत करता है। जो भी आंदोलन देश में हो रहे हैं वो किसी चीज़ को वो दिखाना नहीं चाहती, या जानबूझ के दिखाना नहीं चाहती, या सरकार के दबाव में दिखाना नहीं चाहती। रही बात हमारी, तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। अगर मीडिया ना दिखाए तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इन सब माध्यम से हम इसको प्रचारित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको तो लोगों को इसको बताना पड़ेगा कि आखिर अगर आपका निर्माणी बंद होता है तो इसमें क्या इफेक्ट होगा। आप क्या समझ रहे हैं, आज अगर ये निर्माणियाँ बंद हो जाती तो जबलपुर शहर का कोई नामो निशान रहेगा? कोई नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि जबलपुर शहर पूर्ण रूप में डिपेंड है तो केवल और केवल डिफेंस के तर्ज पर। आप ये बात का संकेत कर रहे हैं कि जो जबलपुर का नॉर्मल सिविलियन है, जो इससे एसोसिएटेड नहीं है, वो भी आपके लिए सड़क पे निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, उन्होंने समर्थन दिया। कब होगा? मेंबर्स और मेंबर ऑफ कॉमर्स और आपका जो व्यापारी संघ है और आपका वकीलों का जो संघ बार काउंसिल है, उन्होंने हमको समर्थन ऑलरेडी दे चुका है। आज लिख के दिया है, मीडिया में दिया है, लिख के दिया है। और आज जो हमारा सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जेपी जयप्रकाश के बारे में, बिहार के बहुत बड़े मोमेंट होने चले, उनके बारे में सब जानते हैं। लोकतंत्र का जब सुनहरा पन्ना पढ़ा जाता है तो हम लोग पत्रकारिता के स्टूडेंट रहे तो हम लोगों को जेपी के बारे में पढ़ाया जाता था, जेपी को पढ़ो, और जेपी को जब तक पढ़ोगे नहीं पास नहीं करेंगे। जो अच्छे टीचर थे ऐसे कहते थे। हमने जेपी को पढ़ा तो सड़क पे निकलते थे, उनके पास कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था, ना तो सोशल मीडिया थी, ना तो मीडिया थी, अखबार का जरिया था। सड़क पे निकले, जन आंदोलन जुड़ता गया। क्या ये मोमेंटम है? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी गंभीरता को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये मोमेंटम है कि इस तरह का कोई आंदोलन दे सकता है देश? बिल्कुल दे सकता है। और हमको एक रमन पटेल जी हैं, हाई कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, 78 हैं। जब हम उनसे मिलने के लिए गए, हम हमारे तीनों फेडरेशन के लोग जब उनसे मिलने के लिए गए तो देखते मतलब ऐसा लगा कि लड़ने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। और उन्होंने बोला कि मैं लड़ूंगा तुम्हारी लड़ाई, और तुम कब से बोल रहे हो हमको सड़क में खड़े होने के? हम सड़क में खड़े होने को तैयार हैं। बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल, आज भी पेपर में आया है, उन लोगों ने सबने सपोर्ट किया है। और हम लोग कल मीटिंग है 12 बजे, सेक्रेटरी डीपी ने बुलाया है तीनों फेडरेशनों की, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कल की मीटिंग हो जाए, इसके बाद इस आंदोलन को सिर्फ जबलपुर में नहीं, हमारे 5-6 जो बड़े सेंटर्स हैं, जैसे पुणे हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, कानपुर हो गया, ये हमारे बड़े सेंटर्स हैं जहाँ 5-5, 6-6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। तो उन शहरों में हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। ये सिर्फ धरना प्रदर्शन या हड़ताल तक सीमित नहीं रहना है। तो इसीलिए मेरा पहला प्रश्न था, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे? ये मैं सुनना चाह रहा हूं। हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। एक दूसरा, हम मीडिया के मोहताज भी नहीं हैं। हमारे एक फैक्ट्री यहाँ पे जबलपुर में हमारे 15,000 20,000 सरकारी कर्मचारी, हमारे सेंट्रल ये वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर्मचारी हैं, इतने तमाम से केंद्रीय कर्मचारी हैं। हमारे पेंशनर्स, जबलपुर में हमारे 1 लाख पेंशनर्स रहते हैं, उन सब ने सपोर्ट किया है, हमारे हर आंदोलन में खड़े होते हैं। अभी एक दिन हम लोगों ने सांसद के घर में घेराव करने के लिए गए थे तो कम से कम 8,000-7,000 लोग थे, उसमें 2,000 पेंशनर्स थे। उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनकी नौकरी नहीं जा रही है। उनकी भावना है कि जिस फैक्ट्री में मैंने काम किया है, जिस फैक्ट्री से शहर का नाम हो रहा है, पहचान है शहर की, उस फैक्ट्री को सरकार बेचने पे आमादा है, इसलिए वो सब खड़े हो रहे हैं। तो ये जन आंदोलन बनाएंगे और हम सोशल मीडिया से, अपने परिवारों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और बहुत तेज़ी से पहुंच रहे हैं। अगर न पहुंचते तो आप हमारे तक कैसे पहुंचते? किसी न किसी माध्यम से तो हम आप तक पहुंच रहे हैं। तो बनाएंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे हम। अच्छा,
एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जो क्योंकि ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है जो डेवलप करता है अनएम्प्लॉयमेंट को। और अभी मैंने जब पहले बात कर रहा था मैं वहाँ पर, इससे पहले वाली जो आपकी फैक्ट्री है, तो वहाँ मैं पता किया तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि करीब 70% ऐसे लोग हैं, 70% आउट ऑफ जितने लोग काम कर रहे हैं 84,000 से 1 लाख, उसमें से 70% लोग जो है वो युवा हैं, जिनकी उम्र जो है 40 साल से कम है। तो क्या उनके भविष्य की भी चिंता आप लोग करेंगे? और कैसे? मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि निश्चित रूप से उनके भविष्य की चिंता है, क्योंकि पिछले 5 सालों में तो रिक्रूटमेंट जो हुए हैं, उसके पहले की जो सरकार थी, ए.के. एंटोनी जी ने रिक्रूटमेंट चालू किया और हर साल लगभग 10,000 रिक्रूटमेंट हुए। इसके बाद ये जब डिफेंस मिनिस्टर ये बने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने, उनने उस परंपरा को जारी रखा और लगातार भर्तियां की। दुर्भाग्य से उनके डिफेंस मिनिस्टर पद से हटने के बाद से हमारे ऊपर संकट आना शुरू हुआ और इसके बाद से न कोई भर्ती हो रही है, हमारे पद मंजूर हैं वो रोक दिए गए हैं। प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स आ रहे हैं उनका शोषण हो रहा है। उनको अगर 12,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए तो उनको 6,000 7,000 मिल रही है। उसमें हिस्सेदारी हमारे साहबों की है, तो ठेकेदार की है। यही चीज़ यहाँ भी होगी। तो इन बच्चों का भविष्य तो बर्बाद है, क्योंकि अगर कॉरपोरेशन बनेगा तो हम जो प्रोडक्शन देते हैं वो कोई बाजार में तो बेच नहीं सकते, आम बाजार में तो बिकने वाला नहीं है। और सेना बोलेगी हमको तुमसे मिलना क्योंकि हमसे कमीशन नहीं मिलेगा, तो सेना प्राइवेट से खरीदेगी, सेना विदेश से खरीदेगी, कमीशन के चक्कर में खरीदेगी और इन लड़कों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं सिक्योरिटी कॉजेज जानना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी की किसी आपात की स्थिति में उसको ज़रूरत पड़ जाए और उसको कुछ इंपोर्ट कराना पड़े बाहर से, तो इसमें सिक्योरिटी रीजंस कॉजेज कुछ होते हैं कि हम बाहर से सामान ले रहे हैं, कितना विश्वास कर सकते हैं आप बाहर के हथियारों पर? इसका सीधा साधा उदाहरण कारगिल युद्ध है। कारगिल युद्ध में हमने 60,000 जो बोफोर्स के गोले हैं वो स्वीडन से मंगाए थे। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, युद्ध ख़त्म होने के 6 महीने बाद उन्होंने डिलीवरी दिया था। हमने दिन रात एक करके वो जो वोफर्स के जो गोले हैं उसका जितना लक्ष्य था वो हमने पूर्ण किया। अगर हम उनके ऊपर पूर्ण रूप में डिपेंड हो जाए या आज ये कारखाना प्राइवेट हो जाता तो इसका क्या गारंटी कि आपातकालीन स्थिति जब लगेगी, देश में आपातकाल की स्थिति पैदा होगी तो ये हमको मदद करेंगे या एमुनिशन उपलब्ध करा। ऑर्गेनाइजेशन सर मुझे नहीं लगता कि 10 दिन में बनता है। 200 साल पुराना इतिहास इस ऑर्गेनाइजेशन का। हर व्यक्ति एक डिसिप्लिन में इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। वो डिसिप्लिन, वो संस्कार उसके अंदर होते हैं, वो भावनाएं उसके अंदर होते हैं। जब आप किसी चीज़ को कॉर्पोरेट वे में ट्रीट करने लगते हैं तो वो 10 से 4 की नौकरी हो जाती है। तो जैसा कि कारगिल युद्ध का उदाहरण दे रहे थे, वहाँ पर लोग बताए कि हम 24-24 घंटे काम करते थे। तो इस चीज़ की क्या गारंटी ली जा सकती है कि प्राइवेट करने के बाद यहाँ पर जो लोग और नए रिक्रूट होकर काम करेंगे, जब उनकी एम्प्लॉय होंगे, वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे? देखिए, कारपोरेशन बनने के बाद प्राइवेटाइजेशन होगा। कारपोरेशन जैसे बनेगा तो हमारे अधिकारी ना पूरी फैक्ट्री हड़ताल में है। ये अधिकारी ड्यूटी कर रहा है। क्यों कर रहा है पता आपको? उसको पता है कि वो तो अधिकारी ही रहेगा। कारपोरेशन बन जाए तो तनख्वाह मिले ना मिले, कमीशन तो उसको मिलना पक्का है और ये बेच खाएगा इसको। सर कमीशन से क्या समझें? कमीशन से तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए मुझे आपका ये सेट खरीदना है, इसकी एक्चुअली कीमत है 5 रुपये, लेकिन मैं आप मुझे बोले कि 20 रुपये लो, आप ही डील कर रहे हैं। आप डील कर रहे हैं, तो उसका जो एक्चुअल कीमत है उसके अतिरिक्त जो आप चुपके से दोगे वो कमीशन है। तो ये हमारे यहाँ तो पूरे देश में फैला हुआ है। यानी कि ये जो कैंसर है वहीं तक नहीं है, डिफेंस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। दुर्भाग्य से डिफेंस सेक्टर में आरटीआई लागू नहीं है सेना के साथ। तब भी देखो वो बड़े बड़े जनरल सेना के साथ फंसते हैं, चीफ मार्शल फंसते हैं, जाते हैं, बाद में जेल होती है। लेकिन अगर सही में आरटीआई आम आदमी की तरह सेना में लागू हो जाए ना, तो हर तीसरे दिन 4 लोग जेल जाएंगे। सेना में नहीं तो कम से कम कुछ छोटी अधिकारियों तक तो इसको कर ही देना चाहिए। हालांकि उसको भी खत्म कर दिया इन्हें, जो उसमें था प्रावधान। सर से बात करूं क्या? मैं परिचय करा दूंगा जी। आप नरेंद्र तिवारी जी हैं। हमारे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संगठन जो आरएसएस की लेबर विंग है उसके नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी आज की तारीख में नेशनल वर्किंग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और बहुत सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर हैं और रिटायर्ड आदमी है। 10 साल हो गया रिटायर हुए के बावजूद उतनी मुस्तैदी के साथ हड़ताल से लेकर हर अभियान में शामिल है नरेंद्र तिवारी जी।
तो इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं ये इनके बारे में जैसा कि सर ने परिचय कराया, आरएसएस की जो एक मजदूर विंग है उसके नेशनल चेयरमैन रहे और इस वक्त यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर से हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपसे एक्सक्यूज आपके थोड़ा सामने आना पड़ेगा मुझे। सर अभी जो डिसअपॉइंटिंग करने वाला सिचुएशन नहीं है सरकार के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो क्या अब चूंकि आप संघ से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में संघ की सरकार नहीं सुन रहा है? संघ का साफ कहना है कि आप अपना काम करो, सरकार अपना काम करेगी, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम लोगों ने संघ से अप्रोच किया कि आप इसको वो करो, उन्होंने कहा सरकार का काम है, सरकार करो, आप भी हमारे विंग हो, वो भी हमारे विंग है, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब आरएसएस का काम सरकार चलाना है, बीजेपी का राजनीतिक पार्टी है, हम मजदूर विंग है, हमारा काम है मजदूरों के लिए लड़ना, मजदूरों की समस्या के लिए किसी भी हद तक जाना। नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आरएसएस की मजदूर विंग है, जैसा कि सर ने परिचय कराया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मजदूर विंग आज से तो काम कर नहीं रही है, इसका बहुत पुराना इतिहास है और इस इतिहास में मजदूरों को लेकर के जो आरएसएस के लिए मोबिलाइजेशन हुआ इस विंग ने किया, मजदूरों को उस क्लास को कैसे आरएसएस के साथ जोड़ा जाए, फिर उसको आरएसएस के थ्रू कैसे बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, उसका काम निश्चित रूप से इस विंग ने किया, जितना मुझे जानकारी है। तो आज जब आप पॉलिटिकली उनको बेनिफिशियल थे, आज वो विंग जब थोड़ा सा प्रश्न कर रहा है, तो क्या उसको भी आम लोगों की तरह दरकिनार कर दिया गया है, जिस तरह से कुछ लोगों को सिर्फ उस विंग को हम ये नहीं करेंगे सिर्फ उस विंग को, उस भी विंग। अभी मेरी बात समझ लीजिए ना, उसका हमको ये फ़ायदा मिला कि हमको रक्षा मंत्री ने अलग से एक बैठक दिया और रक्षा मंत्री को उसके माध्यम से हम लोग मुलाकात किए और रक्षा मंत्री ने जब हमसे कहा कि इसमें ये तो काफ़ी आगे बढ़ गया है मामला, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो हमने कहा कि सर उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालिए। और रक्षा मंत्री ने डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी को कहा कि आप इसकी एक मीटिंग अरेंज करिए और मीटिंग 19 तारीख को थी, दुर्भाग्यवश लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, तो उस मीटिंग को किस पक्ष के लोग नहीं उपस्थित? क्या है, ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये 4 संगठन हैं देश में, 3 फेडरेशन है, 1 सिडरा है, तो ये मिल के लड़ रहे हैं। तो अभी ऐसी स्थिति है कि देश में कोई भी एक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकती। जब तक चारों लोगों की उसमें सहमति नहीं हो जाती, तब तक उसमें कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। तो मैं क्या मान के चलूँ सर की बात से कि अभी भी कोई गुंजाइश है, सरकार अगर आपको कन्विंस? हम लोग ये मानते हैं कि गुंजाइश है और उस संदर्भ में कल शाम को 4 बजे एक बैठक बुलाई है। 12 बजे। हाँ सर, वो शर्तें क्या क्या होंगी जिस पे गुंजाइश रहे? देखिए, हमारी तो पहली शर्त है, एजेंडा नंबर 1 स्ट्राइक का है कि कारपोरेटाइजेशन का प्रस्ताव रद्द किया जाए। दूसरा, अगर ऐसा कोई उनने कहा है कि हम इसमें अमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में, तो अगर वो कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर कुछ नई चीज़ जोड़ना चाहते हैं, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे साथ और जोड़ना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, हमसे क्या करवाना हमको बता दें, हम वो सब करने को तैयार हैं। हमारे पास सेटअप के अंतर्गत जो करना हो उनको करें। जो हमारा प्रेजेंट सेटअप है, इसी में और क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या उसमें सुधार करना चाहते हैं, बताएं। हम थोड़ी इसके लिए आपत्ति करते हैं। मॉडर्नाइज करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, कुछ नया डेवलपमेंट करना है, कुछ नई खोज करना है, किसी से कोलैबोरेशन करना है, वो यही सेटअप के अंतर्गत करें जो हमारा सेटअप है। और इसमें कुछ भी चेंज वेंज करना है तो यहाँ पर एक संगठन है और उस तमाम संगठन के लोग समझदार हैं, बात करेंगे, स्टेक होल्डर्स हैं, वो बात करेंगे और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो करेंगे। मतलब गुंजाइशें हैं लेकिन निगमीकरण कोई विकल्प नहीं? निगमीकरण बिल्कुल विकल्प नहीं है, क्योंकि निगमीकरण का उद्देश्य ही दूषित है। निगमीकरण बिना कुछ जानकारी दिए, बिना कोई चर्चा किए निगमीकरण का प्रस्ताव पारित करना, ये स्पष्ट प्रमाण है कि निगमीकरण तो एक बहाना है, इसको बेचना है, इसको निश्चित रूप से प्राइवेट हाथों में जाना है। अगर पहले से कुछ तैयारी होती, पता होता क्या क्या करना है, इसके अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो ये सब नौबत ही नहीं आती। हम लोगों ने विभिन्न फोरमों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई है। आज भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्री कार्यालय तक हर जगह आज फिर से एक बार पहुंचाया है
कल मीटिंग है, देखिए कल क्या करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अपनी बात रखना है। सरकार ने बुलाया है तो निश्चित रूप से जाएंगे, बात करेंगे। और बाकी हमारी तो लड़ाई अब सड़क की हो गई है और कर्मचारी हमारे साथ है, तो निश्चित रूप अब कर्मचारी साथ की बात नहीं, अब हर आदमी लड़ रहा है। अब कोई किसी के साथ नहीं है, अब हर कोई अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया है। ये एक अच्छा वातावरण बना है, थोड़ा जागरूकता आई है। और अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में देश भी जागेगा। अभी फैक्ट्रियों के लोग जागे हैं, रेलवे के लोग जागे हैं, धीरे धीरे देश जागेगा, क्योंकि पूरा देश बर्बादी का कगार पर है। अभी जबलपुर शहर की बड़ी बड़ी अथॉरिटियों ने हम लोगों को समर्थन देने की बात किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है, समर्थन पत्र भी दिया है, और साथ में अखबारों में भी दिया है। जो स्टेट बार एसोसिएशन है उसने भी समर्थन दिया है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसने भी समर्थन दिया है। और जहाँ जहाँ हम लोग समर्थन मांगने जा रहे हैं सारे लोग समर्थन देने को तैयार हैं। वो चाहते हैं आप अपनी लड़ाई का प्रोग्राम बनाइए, हमसे जो मदद चाहिए हम उसके साथ खड़े हैं। तो अभी हम लोग ये खुद लड़ रहे हैं और हम लोगों का प्रयास ये है कि ये लड़ाई जो है ये लेंथ कितना होगा उसका, कितने मिनट? चलने दो हाँ? 30 मिनट बस लास्ट रिमार्क है आप लोगों के लिए। और मैं मैं लास्ट रिमार्क लेके ख़त्म करूंगा, क्योंकि आधे घंटे ही देख लेना बहुत है। अभी कश्मीर मुद्दे पर आप सीरियल देखिए, अभी इसको आप 5 मिनट भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर लास्ट रिमार्क आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मैं ये कंक्लूजन मान के चलूँ कि अगर सरकार सहमत नहीं होती है तो एक बड़ा जन आंदोलन, एक ऐसा एक सड़क का आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिससे लोकतंत्र को पुनः परिभाषित किया जाए, उस तरह का कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो हमने ठानी के बैठा है। यहाँ पे मैक्सिमम जो कर्मचारी, जैसा कि आपको बताया गया कि 70 से 80% कर्मचारी सब युवा है। आज काफ़ी लोगों का, जैसे मैं ही अपना उदाहरण देता हूँ कि 20 से 23 साल मेरी नौकरी बची हुई है। मेरे तो खाने के पीने के सबके लाले पड़े हुए हैं। ऐसे काफ़ी हज़ारों की तादाद में कर्मचारी है। अब हमारे लिए ये जीने और मरने के सवाल है। अगर हम अभी नहीं जागे, अभी कुछ नहीं किए, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो इससे भी ज़्यादा कठिन है। तो ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार इसमें कुछ रिव्यू नहीं करता है और उचित कोई जो भी निर्णय है हमको जब तक नहीं मिलता है, जब तक वो हमको सुनिश्चित नहीं करते हैं कि हम इसका निजीकरण नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि आपको सीनियर लीडर्स ने हमारे बताया कि आप इसी सेक्टर में जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम इसका निजीकरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये आंदोलन को बढ़ा के एक विशाल जन आंदोलन में तब्दील करेंगे।